नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इस पे क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और किस तरीके से ये एक कायाकल्प शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका हम परिचय कराते हैं आपसे। मनोज कुमार जी हैं, डॉक्टर मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष हैं लाइफ साइंसेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी, ये सह प्राध्यापक हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में रांची विश्वविद्यालय में। तो दोनों मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है, इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और इसका आने वाले दिनों में क्या कुछ असर होगा। सबसे पहले मनोज जी, आपसे ये सवाल कि नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो एक शिक्षाविद होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मैं एंटायर एकेडमिक फ्रेटर्निटी को, स्टूडेंट्स को, कि एक आज़ादी मिली है शिक्षा में अपने तरीके से अपने शिक्षा को ऊपर तक ले जाने के लिए। तो मैं भारत सरकार को अपने तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग बहुत खुश हैं। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। फॉर्चुनेटली अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं भी इस ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर था, तो मैंने इसको बहुत ही करीब से देखा है और माइक्रोस्कोपिकली, बहुत ही मैक्रोस्कोपिकली स्टडी हुआ है। रूरल से लेकर के अर्बन तक के इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के तौर पे, अगर मैं बायोलॉजी के वे में बोलूं, तो हर तबके के स्टूडेंट्स को नज़र में रख करके उनको उनकी जो प्राथमिकता है, सरकार की जो प्राथमिकता है कि कैसे हम बिलो द पॉवर्टी लाइन को मेन स्ट्रीम में लाएं। और बहुत सबसे बड़ी विडंबना थी हमारे शिक्षा नीति में कि पहले हम लोग एक डेस्टाइंड हो जाते थे कि अगर हमने साइंस रखा है +2 में तो फिर हमें उसी तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, करियर को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आर्ट्स के लोगों को भी सेम प्रॉब्लम था। तो अब आगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी से अब ये हुआ कि न ही सिर्फ स्टूडेंट्स को, इवन शिक्षकों को, शिक्षा नीति बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स को भी आगे और इंटरनेशनल लेवल पे एक नई मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता खुल गया है। और इसमें हमें लगता है कि आने वाले 2025 तक इसके परिणाम बहुत ही सुखद होंगे और बहुत ही स्ट्रक्चरली इसको ड्राफ्ट किया गया है। हमारे जो मतलब शिक्षा नीति में इसका एक बहुत बड़ा असर दिखेगा। आपके पास हम मनोज जी आएंगे। हम पहला एक रिएक्शन राजकुमार जी से भी ले लेते हैं कि क्या कुछ जो ये नीति आई है, नई शिक्षा नीति 34 साल बाद, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस नई शिक्षा नीति का मैं स्वागत करता हूं और आपको मालूम होगा कि वैश्वीकरण का दौर जब से शुरू हुआ, वह दौर शुरू हुए लगभग 35-40 वर्ष का समय गुजरा और स्वाभाविक है कि इसका पूरे वैश्विक पटल पर जो असर हुआ है, अगर उसके आलोक में हम देखें तो हमारी जो सामाजिक शैक्षिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें भी बदलाव की आवश्यकता थी और काफ़ी तेज़ गति से बदलाव की आवश्यकता थी। चूँकि जो वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ वह हमारे जीवन पद्धति को इस तरह से परिवर्तित किया कि यह बहुत ज़रूरी था कि आज की जो हमारी शिक्षा नीति जो इतने दिनों से चली आ रही थी, उसमें अगर हम बदलाव नहीं करते तो वैसी स्थिति में शायद हमारे यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं या जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, वह व्यवस्था जो आज का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैच नहीं कर पाता। समय के अनुसार जैसे उदाहरण के तौर पर बदलनी चाहिए थी। जैसे उदाहरण के तौर पर इस नई शिक्षा नीति में हम ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया गया है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर ओपन किया गया है। वैसे तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब हमारे देश के बच्चे यहाँ से पास आउट होकर के और विश्व में विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसी स्थिति में हमें उनके साथ मैच करने के लिए क्या आवश्यक है, इसको अपने हिसाब से बनाने की जरूरत थी। तो उस हिसाब से जो नई शिक्षा नीति है, मुझे ये बहुत ही ठीक लग रही है। ऐसे तो इसका पूरा ड्राफ्ट को माइन्यूटली मैं नहीं देख पाया हूँ, जी हाँ, लेकिन जो मैं देखा हूँ सरसरी निगाह से, वह मुझे काफी इम्प्रेस करने वाली लगी। एक तो काफी इंप्रेस करने वाली ये नई शिक्षा नीति है, जैसा कि बता रहे हैं राजकुमार शर्मा जी। मनोज जी के पास हम जा रहे थे, वो ड्राफ्ट कमेटी में भी रहे हैं, तो उनसे वो कुछ विस्तृत बताने वाले थे। जरा बताइए मनोज जी। जहाँ तक उच्च शिक्षा नीति का सवाल है जी, तो इसमें सबसे बड़ी जो सेटबैक था हमारे आज के
कल के नीति में कि उसमें मल्टी लेटरल एंट्री नहीं थी। तो एंट्री पॉइंट्स पे और एक इसमें प्रावधान है एकेडमिक क्रेडेंशियल बैंक होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्लास में एडमिशन लेता हूँ, इकोनॉमिकली मेरा स्थिति गड़बड़ हो जाता है किसी वजह से, तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो फिर मेरा वो टाइम जो लैप्स नहीं होगा, फिर मैं आकर के रिज्यूम कर सकता हूँ सेशन को। मेरा वो पिछला वाला जो है वो डिजिटलाइजेशन के प्रावधान के अंदर ये प्रावधान है कि उसमें फिर से मुझे वो पॉइंट मिलेगा। तो इसमें ये है कि हर स्टूडेंट अपने स्ट्रीम को भी चेंज कर सकता है। जी, एक चीज तो बहुत अच्छी बात जो मैं पढ़ रहा था उसमें कि ये कि अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो साथ में चाहे तो म्यूजिक भी ले सकता है। तो इस तरह की चीजें सारे कुछ ओपन रखा गया है, ये नहीं कि एकदम बंदी सा। जी, जिसको तकनीकी रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं वैसे उसमें। और जैसा कि अभी इनके द्वारा कहा गया, उसमें क्या है कि ये व्यवस्था की गई है कि एक स्टूडेंट अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में जो जहाँ से भी एक खास तरह का एजुकेशन शुरू करता है, तो उसमें एक बैंक, क्रेडिट बैंक की व्यवस्था की गई, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि आप जैसे मान लिया जाए कि एक अपेक्षित डिग्री को प्राप्त करने के लिए आपको मान लिया कि 42 क्रेडिट पॉइंट चाहिए। अब आपने मान लिया कि 30 क्रेडिट पॉइंट अर्न कर लिया है और उसको फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया है, हो सकता है आप किसी दूसरे स्ट्रीम में लग गए हों, तो वैसी स्थिति में वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और जिस समय आप उस रिक्वायर्ड क्रेडिट को पूरा कर लेंगे वैसी स्थिति में आपको डिग्री दे दी जाएगी। एक चीज तो और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई इन तरह से। एक चीज और मैं जो पढ़ रहा था उसमें एक चीज ये भी है कि अगर 4 साल के कोई कोर्सेज ग्रेजुएशन के कर रहे हैं तो पीजी कोर्सेज उनके लिए 1 साल का होगा, ताकि रिसर्च पे फोकस वो बेहतर तरीके कर सके। क्योंकि एक लगातार ये बात उठती रही है देश में या विदेशों में भी कि भारत में कम से कम उच्च शिक्षा के प्रति जो लोगों का एक रिसर्च के प्रति रुझान है वो घटा है। तो मेरे ख्याल से नई शिक्षा नीति उस पर बल देगा। क्या अपलिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा कोशिश है और हर तरह के इसमें और भी है बहुत सारा चीजें। इसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे अगर हम लोग आएंगे तो इसको विस्तृत से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्टिंग मोड में है। जब ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तब सिर्फ जो छोटे लेवल के कॉलेजेस हैं उनको भी बहुत सारे फायदे हैं। जो छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज हैं, इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटीज हैं, इनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन रहा है। और अब जैसे कि AICT है इंजीनियरिंग के लिए, हम लोग MHRD है, UGC है, आपका और भी है एजुकेशन वाला है NCET। तो ये सब का एक कॉमन सिंगल बॉडी नियामक बनाने की बात बड़ी एक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, सो दैट पीपल विल नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम हियर वन टू अनदर। कि अभी क्या होता था हम लोग के लेवल पे यूनिवर्सिटी में खास करके कि AICT के नॉर्म्स को फॉलो करना है, UGC को भी फॉलो करना है, कभी कभी क्लासेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता था। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल गेट के चक्कर में, नेट के चक्कर में, तो गेट का अलग परिभाषा है, नेट का अलग परिभाषा है। तो इसका एक जो मापदंड बनाया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके थ्रू अब जो एंट्री होगा उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। इवन शिक्षाविदों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें आगे क्या करना है। तो इस तरह से फंडिंग का भी जो है एक डिसेमिनेशन बनाया गया है। जैसे अभी क्या था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है या अलग से दूसरे विश्वविद्यालय हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सबके अपने अपने नियम कायदे और कानून थे। उसमें भी परिवर्तन किया गया कि नहीं, सबके लिए नियम कायदे कानून एक ही होंगे। अगर किसी को फंडिंग होनी है, ग्रांट मिलनी है, तो वो सब प्रोपोर्शनेट की व्यवस्था की बात हम लोग करते हैं, नैक ग्रेडिंग की बात करते हैं, उसमें भी प्रावधान रखा गया है कि उसमें कॉम्पिटिटिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि अगर आप A+ हैं तो ऑफ कोर्स आप एलिट क्लब में हैं। तो इस तरह की चीजों को ध्यान रख करके फंडिंग को मींस फंडिंग देने का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो B में है या फिर आउट ऑफ बॉक्स हैं तो उनको एक्सेल करने का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। उसका एक ऑटोनोमस, एक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू आपकी हर चीजें डिजिटलाइज होगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका अपग्रेडेशन होता चला जाएगा और आपको उसमें कोई मैनुअल मींस एक्रेडिटेशन सिस्टम नहीं है। ये ऑटोमाइज्ड एक्रेडिटेशन सिस्टम के तहत आपकी संस्था को एक्रेडिट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज और फोकस जो किया गया है कि हमेशा से ये मतलब सवाल भी उठता रहा है कि जिस अनुपात से शिक्षा को तवज्जो मिलना चाहिए राष्ट्र में, जब हमारा बजट बनता है या दूसरी तरह की चीज़ें जब होती है, तो वो प्रोपोर्शनेट
ग्रांट या तो शिक्षा के क्षेत्र को नहीं मिलता है, उतना तवज्जो नहीं मिलता है। तो ये चीज़ एक इस शिक्षा नीति में इस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि जो जीडीपी हमारा है उसका करीब 6% इस पर खर्च होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या राजकुमार जी ये लगता है कि बहुत बड़ा कदम होगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस क्षेत्र में एलोकेशन के बारे में कभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता था। मोटे तौर पर जो सरकारें इधर काम कर रही हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले से, यानी कि विगत 30 वर्षों से मैं कहूँ, तो वो पुराने ढर्रे पर ही चीजें चल रही थी। वैसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बीच पे बहुत बड़ी एक दीवार थी, है ना, एक ड्रिफ्टिंग था कि स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटीज, खास करके बिहार झारखंड में जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो फंडिंग का बहुत ही क्रंच रहता था। इसके थ्रू मुझे प्रोसेस आप ज़्यादा बताएंगे, इसमें तो गौर करेंगे कि इसमें अब एक जो ऑटोमाइज सिस्टम हो गया, इसमें अब प्रूव कर सकेंगे कि हमें अभी क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसमें क्यों, हाउ, व्हाट, व्हेन, इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेहतर मतलब गुणवत्ता पे इस पे भी फोकस हो जाएगा। गुणवत्ता में एक मैं कहना चाहूंगा कि इसमें क्या किया गया है कि उच्च शिक्षा को 3 तरह के संस्थानों के माध्यम से वो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन का 60% फोकस जो होना चाहिए वो शोध पर होना चाहिए, रिसर्च पर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इधर के दशकों में वो स्थिति नहीं बन पा रही थी। मोटे तौर पर जो सक्षम लोग थे वो रिसर्च के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज दिया करते थे, और हमारे यहाँ सिलेक्टेड कुछ इंस्टीट्यूशंस रिसर्च के लिए बचे हुए थे, जिसमें बहुत कम लोगों को ठीक ढंग से एंट्री मिल पाती थी और उसमें भी प्रॉपर फंडिंग की व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें मैं ये देखा हूं कि 3 तरह के जो संस्थानों को बांटने का काम किया गया है वो बड़ा ही साइंटिफिक है। उस हिसाब से लगभग 60% संस्थानों को केवल शोध केंद्रित संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक चीज और जो मैं उसमें पढ़ रहा था, उसमें ये जिक्र किया गया कि पहले लोग क्या फोकस करते थे कि अच्छा साइंस स्ट्रीम में जो पढ़ रहे हैं या तो फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री के लोग हैं, तो वो रिसर्च पे उनका थोड़ा फोकस होता था और वही क्षेत्र रिसर्च। लेकिन अब जो इस नई शिक्षा नीति में जो बात की गई कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें भी जो है रिसर्च का आयाम बनाया जाए। तो हमको लगता है कि इसमें दिवाकर जी एक बात इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छी बात आई है निकल करके कि हमारी जो इनहेरेंट पोटेंशियल है, सोसाइटल टेम्परामेंट, जो कि एजुकेशनल लैंग्वेज डिकोडिंग, इसमें एक बहुत बड़ा इसमें फोकस किया गया है, फोकस दिया गया है कि जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, जो बहुत ही पुराने लैंग्वेजेस हैं, जैसे पार्सियन लैंग्वेज है, क्या जो बिल्कुल उसमें अब ये उभर के आएंगे, तो इससे क्या होगा, डिकोडिंग होगा और जो टेम्परामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आएगा, उभर के आएगा और फिर उसके ऊपर रिसर्च होगा। तो ये बहुत बड़ा एक अनटच्ड फील्ड था एकेडमिक्स में, जिसके ऊपर तवज्जो दिया जाएगा अब, तो उससे बहुत कुछ निकल करके आएगा। तो एक तरह जैसे संस्कृत जैसी जो हमारी विधा थी उस पे लगा, हालांकि नई जो सरकार आई है अभी 6 सालों से जो सरकार है, इसने संस्कृत को बहुत फोकस किया है। जैसे हमारे दूरदर्शन पे संस्कृत में समाचार जाने लगे और दूसरी तरह से उसको पॉपुलराइज करने, और कहा भी जाता है कि संस्कृत के एक अपने साइंटिफिक मीनिंग्स भी है। बट इन सब चीजों पे जो आप बात कह रहे हैं कि अगर उसको तवज्जो मिलेगा तो मेरे ख्याल से भारत में कई और लैंग्वेजेस हैं जिनको इसे वो मिलेगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी तक हमारे उच्च शिक्षा का जो फोकस था वो इस पर था कि जिस तरह से हमारे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन चलते थे, उसी लाइन पर हम लोग यह नहीं सोच पाते कि ये जो शोध किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, इस शोध का अंत कहाँ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पीएचडी होल्डर से अगर आप पूछेंगे अच्छा ये बताओ भाई आप तुम पीएचडी कर चुके हो, ये पीएचडी करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है, क्या समझते हो, वो सिंपली बोलेगा कि जिस तरह से मैंने बीए की डिग्री ली ये सोच करके कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसी तरह से मैंने पीएचडी भी कर ली। वो यह नहीं समझता है कि इस शोध का उद्देश्य क्या है। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इस बात को लाई गई है कि सोशल साइंस हमारा साइंस से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और देखिए शोध का तो मूल उद्देश्य यही है ना कि आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में, साथ ही साथ पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में किस तरह से जीवन के गुणवत्ता को संवर्धित करे, बढ़ाए। कॉमर्स की लैंग्वेज में बेनिफिशियरी,
सो अब तो ये भी एक गाइडेंस है कि अब हर सुपरवाइजर को, हर गाइड की ये जिम्मेदारी होती है कि आप अगर कोई टॉपिक दे रहे हो अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए, तो उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे। यू हैव टू चेक आउट ऑल नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कि इन फ्यूचर दे विल बी बेनिफिटेड, एंड दिस इज द वे डेवलप्ड कंट्री अचीव द हाइट इन द एकेडमिक्स। सो नाउ वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड, नाउ वी हैव जॉइंड दैट क्लब एंड वी आर जस्ट नाउ इन द फ्रंट रन। तो यहाँ वहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का सम्मिश्रण, एक्चुअली जीवन जो है, जीवन तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिश्रण है ना। अनफॉर्चुनेटली इस बात से मेजॉरिटी जो रिसर्चर्स का है वो अवगत नहीं है, जिसके चलते हम उस पर सोचते नहीं है कि ये इस शोध के परिणाम को हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ आई थिंक आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन हायर एजुकेशन, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। एक चीज और जो जिक्र किया गया है कि छठी क्लास से जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, लगातार ये होता है कि ठीक है लोग 10th कर लिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि पता नहीं होता है कि वो पढ़ क्या रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। बट अब इस नई पॉलिसी में एक जिक्र का जो जिक्र किया गया है कि छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स की शुरुआत होगी। अगर उसका इंटरेस्ट किसी फील्ड में है तो वो चाहे तो उस समय से ही अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है, आगे जाने के बाद वो रोजगार उन्मुख उनके लिए कायम होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कदम है। 5+3+3+4 इक्वेशन ड्रॉ किया गया है, उसमें ये जिक्र किया गया है इसमें कि अब सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, 10th to 12th 10th बोर्ड ही नहीं रहेगा नहीं। तो एक बहुत बड़ा जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता था बच्चों के ऊपर कि अब बोर्ड है, चाइना वॉल को क्रैक करना है। नाउ there is no fear factor. So now people are very much destined कि I have to take it very easily and not easily in the structural way में जाना है और इस फॉर्मूले के को फॉलो करके हमें अपने मुकाम को हासिल करना है। In the meantime अगर if you have changed the mood then you can join the different club. So इस तरह का जो मल्टी एंट्री और एग्जिट्स, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट को बनाया गया है, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा, ये देश का टाइम बर्बाद हो रहा था, है ना, सिर्फ बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा था। तो इससे बहुत बड़ा एक सेटबैक जो था एकेडमिक्स में, आई थिंक ये फील कर दिया इस न्यू एकेडमिक पॉलिसी ने। तो इस वजह से ये लेकिन इसको अब इसको डिसेमिनेट करना स्कूल लेवल पे इंप्लीमेंट करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन इसको मेरे ख्याल से इसका कुछ फार्मूला बनेगा। जी हाँ, मैं ये है क्या कि जैसे हर व्यक्ति, हमारे विवेकानंद जी कहा करते थे कि हर इंसान में कुछ ऐसी शक्ति होती है, कुछ ऐसा मेटल होता है, उस मेटल को शिक्षा का काम है, जो भी हम स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए उस व्यक्ति में, उस छात्र में उस तत्व को खोज निकालना, ताकि उस तत्व के वजह से वो जो समाज को दे सकता है उसको बहुतायत से प्रयोग में लाया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। तो उस हिसाब से भी इसमें मैं ये देखता हूँ कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा स्कूल लेवल पर, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा एक और चीज़ मुझे याद आया, जब मैं अब्रॉड में था तो ये सब चीज़ें हम देखते थे एलिमेंट्री लेवल पे, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आम दिनचर्या में काम आता है, जैसे कि प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये है, वो है, तो ये सब प्रावधान नहीं था, उसके लिए हमें अलग से जाके डिप्लोमा करना पड़ता है। अभी फोकस हुआ था ना कौशल विकास, कौशल विकास करना है, लोगों का अपलिफ्ट करना है, किया गया है। तो इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इंटीग्रेशन है इन सब चीजों का, वोकेशनल कोर्स से इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा एक डायमेंशन के तौर पे इसको समझा जाएगा कि 3D के तौर पे ये रिवॉल्व होगा और आगे ये तो एक इवोल्यूशन है, बहुत बड़ा इवोल्यूशन है। मैंने इसको मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि हमारी पहले की जो नीति थी वो मोटे तौर पर अगर आप कहें तो कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज्ड थी, पश्चिमीकृत थी, और ये नेटिवाइज्ड अप्रोच एक अडॉप्ट किया गया है वैसे। तो ये एक अपने आप में फिलोसॉफिकली दिस इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट। वेस्टर्न टेम्परामेंट लिया गया है, हमारे इनहेरेंट जो कैपेबिलिटी है, अपनी क्वालिटी को हमको बिल्कुल वो करने की कोई बुराई नहीं है। उसमें ये समझा जाए कि हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारी जो जीवन शैली है, इसको इनपुट के रूप में मान करके और वेस्टर्नाइज एजुकेशन प्राप्त करें, फिर देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब हमारी जो एक तरह से कहें कि हमारी जो अपनी स्किल है या जो गांव में भी होती है, या हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी पहले बोला था फ्रॉम रूरल टू अर्बन, फ्रॉम ऑल द क्लासेस, है ना, पीपल विल बी स्ट्रीमलाइन। चूंकि आज के डेट में ये हम देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन पा करके और हम किस मुकाम पर खड़े हुए हैं अपने आप को, हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन अंदर से मैं कितना अशांत हूँ। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, ईस्टर्न और वेस्टर्न का एक बड़ा ही कुमुलेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया गया है,
जिससे कि पॉसिबली हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हमें एक मैच्योर लेवल की प्राप्ति होगी। एक चीज और इसमें जो मिक्सअप किया गया है कि लड़कियों को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है कि भाई उनका जो है अपलिफ्ट होना, लगातार फोकस उन पे है कि भाई आधी आबादी जो हमारी है वो बहुत अच्छा कर भी रही है, तो उनको थोड़ा प्रेफरेंसेस भी दिया जाए। जैसे अगर ट्राइबल्स इलाके हैं या दूसरे जगह के जो इलाके हैं वहाँ पे कस्तूरबा विद्यालय चलते हैं, तो वो अभी तक जो प्रोविजन है वो 10th तक है, तो उनको अपलिफ्ट किया गया कि भाई लड़कियां जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी 12th पढ़े, इंजीनियरिंग का ख्वाब देखें और पढ़े आगे बढ़े, तो 12th तक का प्रोविजन इन जगहों पे किया है। टर्म दिया गया गॉड गिफ्टेड, यस गॉड गिफ्टेड, उस क्लास में ये सारी चीजें फिट बैठेंगे, थ्योरी ऑफ फिटमेंट उसमें लगेगा। जो प्रतिभावान विद्यार्थी है और मान लिया कि आर्थिक रूप से उसके अभिभावक सक्षम नहीं है, तो उनके लिए अलग से प्रावधान हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो सकल नामांकन अनुपात जिसको कहते हैं, उसको 2030 तक 50% पर लाने का है। यह भी एक बहुत ही बढ़िया यार्डस्टिक रखा गया है और आज लगभग हमारा वो 25% के आसपास है। अगर ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे तो डेवलप जो कंट्रीज हैं, अब जैसे अमेरिका है तो उसका नियरली 80% GR है, तो निश्चित तौर पर यह भी जो एक यार्डस्टिक रखा गया है, एक बनाया गया है अपना टारगेट, उसको अचीव करने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि अभी हमारे पास 10 वर्ष हैं उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। 2025 में इसका पहला आउटकम आपको दिखेगा। 2025 में इज द फर्स्ट आउटकम जी 5 साल में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज। एक चीज और कि डिजिटल पे भी बहुत फोकस है इसमें, कि चाहे हमारे वो लैब हो, पढ़ाने के तरीके हों, वर्चुअल तरीके पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, तो उस तरह की चीजों को इन लोगों ने फोकस किया है शिक्षा नीति में। ऑनलाइन एंड डिजिटाइजेशन, इसका क्या कुछ आउटकम आपको नजर आता है? इसमें आपका जो भी आपने 6 महीना करके छोड़ दिया, 8 महीने करके छोड़ दिया, तो वो आपके रिकॉर्ड में, आपके डेटाबेस में सेव है, वो आपकी क्रेडिट, आपका जो पॉइंट है वो सेव है। फिर आप रिज्यूम करें, कभी भी रिज्यूम करेंगे तो आपका एड ऑन हो जाएगा। चाहे आप इवन अपने डिसिप्लिन भी चेंज कर रहे हैं तो भी एड ऑन हो जाएगा। तो इसका यही फंडामेंटली इसका यही कॉन्सेप्ट है कि आपके टाइम को बर्बाद ना करें, आपके टाइम को चाहे किसी भी कॉलेज में आप जाएं, वो डिजिटल लॉकर में आपका सेव है। कोई भी अब ऑनलाइन सब कुछ होना है, एडमिशन भी ऑनलाइन होना है, पास आउट भी, एडमिशन आपकी डिग्री भी ऑनलाइन होना है, तो मैनुअल कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी एकेडमिक्स में। और ये जो धोखाधड़ी का जो मामला चल रहा था, है ना, फर्जीवाड़ा डिग्री बन जाना, ये बन जाना, तो ये बहुत बड़ा कदम है, माइलस्टोन है ना, जिससे कि ये सारी चीजें अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। इससे सबसे बड़ा आउटकम तो यही है। इसमें एक और है, मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसका नाम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी रखा है, नेट। उसमें क्या होगा कि जितने सारे लोग हमारे यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, उनकी डिग्रियां वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होंगी हमारे सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स, और वहां पर वो स्टोर्ड हो जाएंगी। अब कहीं भी जैसे मान लें कि आपके यहाँ कोई जॉब प्राप्त किया और एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लिए हुए है, तो आप यहीं पर उसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयर को भी बहुत अच्छी बात है। दिक्कत नहीं। दूसरी चीज उसमें मैं एक ये चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये जो डिजिटाइजेशन का जो एडॉप्ट किया गया अप्रोच हमारा, वो इसलिए भी है कि पूरा विश्व आज शैक्षिक रूप से भी ग्लोबल विलेज का रूप ले चुका है। द एंटायर वर्ल्ड हैज been turned into a global village. We can't now deny this fact. तो वैसी स्थिति में मान लिया कि अगर डिजिटाइजेशन पर जोड़ हमारा शुरू से पढ़ना शुरू होगा तो बाय द टाइम हमारे बच्चे पास आउट होंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। में वो इस तरह की स्थिति में होंगे कि दे विल फील प्रीटी कंफर्टेबल इन यूजिंग ऑल दीज डिजिटल मोड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये बहुत फाइनल कमेंट, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। National and international amalgamation, and India is going to join the elite club, and by 2025 India will show the real picture with the inherent potential of India na. So one India, skill India जो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो we look forward कि we will be relaxed not in terms of effort, we will be relaxed in terms of confusion. There is no confusion now. This is a take home. तो हम चर्चा कर रहे थे नई शिक्षा नीति पर। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद थे, डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर राजकुमार शर्मा। इन दोनों ने बताया कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति का आने वाले दिनों में परिणाम दिखेगा, और उसका जो पहला आउटकम है वो 2025 तक, जैसा कि हमारे दोनों जो शिक्षाविद और एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं, उसका निकल कर आएगा। और उन्होंने इसका स्वागत किया है, और 34 साल बाद देश को जो नई शिक्षा नीति मिली है, इससे हर ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाके और जो एलिट क्लास है, सबों को इस नई शिक्षा नीति का फायदा मिलेगा। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।